सो इस सेशन के दूसरे पार्ट में अब हम कुछ सिनेरियोज़ को देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग। किसी का खून निकल रहा है तो आपने फ़ौरन उसको रेस्क्यू कैसे करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप कैसे करना है। नंबर 1, अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड। आपने डायरेक्ट अपने हाथों के साथ जहाँ से खून निकल रहा है आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। इससे ब्लीडिंग स्लो हो जाएगी या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ का पाम रख के आपने यूं करके डायरेक्ट उसके ऊपर प्रेस करना है और प्रेशर अप्लाई करना है। देन यूज़ अ क्लीन क्लॉथ और अ बैंडेज। फिर आपने बैंडेज का इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर बैंडेज रख के फिर आपने हल्का सा प्रेस करना है। एलिवेट द इंजर्ड एरिया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके लिम्स एरिया से यानी कि आपके बाजू और टांगों से खून निकल रहा है तो आपने अपने उस लिम को हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर कर देना है, एलिवेट कर देना है, जिससे क्या होगा कि ब्लीडिंग या तो स्लो हो जाएगी या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। अगर इस सब के बावजूद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो आपने फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी है, एम्बुलेंस को कॉल करना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं कि आपने प्रेशर अप्लाई किया, बैंडेज का इस्तेमाल किया एंड देन आपने उस एरिया को एलिवेट कर दिया अबव द हार्ट लेवल एंड देन आपने एम्बुलेंस को कॉल की। अब हम देखते हैं अपनी अगला सिचुएशन, फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर स्किन जल जाए। नंबर 1, कूल द बर्न अंडर रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके हाथ की ये जगह जल गई है तो आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट करके टैप वाटर, वो भी साफ़ होता है, उसको आप वहाँ से आप टैप ओपन कर दें और थोड़ा सा टिल्ट करके उसके ऊपर से पानी बहे, तो ये कि पानी रुके भी ना और वो बहता चला जाए। तो कोल्ड रनिंग वाटर के नीचे आपने उस बर्न को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आपने उसको रखना है। देन रिमूव एनी टाइट आइटम्स नियर द बर्न। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाथ जल गया है तो आपने रिंग्स पहनी है, ब्रेसलेट हैं या आपके स्लीव्स यहाँ तक आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने स्लीव्स को खोलना है, उन रिंग्स को, ब्रेसलेट्स को निकालना है। तो कोई भी टाइट क्लॉथिंग अगर आपने उस जगह के साथ की हुई है तो आपने फ़ौरन वो रिमूव कर देना है। देन कवर विद अ क्लीन नॉन स्टिक ड्रेसिंग। फिर आपने उस एरिया को साफ़ कपड़े के साथ, और ऐसा कपड़ा जो चिपके ना, उसके साथ आपने उसको कवर करना है। देन डोंट अप्लाई क्रीम्स और ऑयल्स। कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड ना की हुई, डॉक्टर की रिकमेंडेशन और सजेशन के बगैर कोई भी क्रीम या ऑयल आप अप्लाई ना करें। स्पेशली ऑयल, घी, बटर और टूथपेस्ट जो कि अमूमन हमारे एशियन हाउस होल्ड्स में, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है कि टूथपेस्ट लगाने से उनको वहाँ पे पेन रिलीफ होती है और कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। टूथपेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। ये एक मिथ हमारी सोसाइटी में बना हुआ है कि टूथपेस्ट लगाने से वो जगह ठीक हो जाती है, कि ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि फ्लोराइड और मेथनॉल, जो कि हीट को आपकी स्किन के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिससे बाद में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। उस टाइम पर तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है लेकिन आपका अंदर से टिश्यू डैमेज हो जाता है स्किन का। तो इसलिए कभी भी टूथपेस्ट अप्लाई ना करें, और जो अप्लाई कर रहे हैं काइंडली इसको अप्लाई करना बंद कर दें और बर्न की क्रीम्स यूज़ करें जो कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करे, डॉक्टर रेकमेंड करे, और जो फर्स्ट एड क्रीम्स हम इस प्रोग्राम में आपको अभी बताएंगे। देन हमारे पास आता है वाउंड्स क्लीनिंग, कि आपने ज़ख़म को साफ़ कैसे करना है और फिर उसकी ड्रेसिंग और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे करनी है। सबसे पहले ज़ख़म को साफ़ करने के लिए वॉश योर हैंड्स थॉरली। अपने हाथों को साफ़ करें ताकि क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। देन रिंस द वाउंड विद क्लीन वाटर। फिर आपने उस जगह को साफ़ पानी के साथ साफ़ किया। यूज़ माइल्ड सोप अराउंड नॉट इनसाइड द वाउंड। फिर आपने डायरेक्ट उस ज़ख़म के ऊपर कोई भी साबुन या कोई भी सैनिटाइज़र है, साबुन है या कोई क्लींज़र है, आपने वो इस्तेमाल नहीं करना। उस एरिया के साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। रिमूव विजिबल डेब्रिस विद स्टेरिलाइज्ड ट्विज़र्स। अगर उस ज़ख़म के अंदर कोई ग्लास का टुकड़ा है, कांटा है, या आपको गंद नज़र आ रहा है, मट्टी नज़र आ रही है, तो आपने उसको ट्विज़र के साथ आराम से निकालना है। लेकिन अगर वो डीप है तो भी आप बिल्कुल ना निकालें अगर आप प्रोफेशनल ट्रेंड नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास है ड्रेसिंग एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। अप्लाई एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। आपने उस जगह पर एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक कोई भी ऑइंटमेंट, क्रीम आपने लगाई, जैसे कि पायोडीन इस्तेमाल की जाती है। देन कवर विद अ स्टीराइल गॉज और एडहेसिव बैंडेज। फिर आपने उस ज़ख़म को बैंडेज के साथ कवर कर दिया। चेंज ड्रेसिंग डेली एज इफ़ इट बिकम्स वेट और डर्टी।
अगर आपका ज़ख़म एक दिन में ठीक नहीं हुआ, उसको 2 दिन लग गए, हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 2 महीने लग गए, तो आपने ये कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पर वो बैंडेज चेंज करना है ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अगर वो बैंडेज गीला है या सूखा है, आपने उसको चेंज ज़रूर करना है, क्योंकि इससे अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो उसमें वो मैला हो सकता है, उसके अंदर पानी जा सकता है, तो जिससे पस भी बन सकती है। तो इसलिए आपने इसका ज़रूर ख़्याल रखना है हाइजीन का। देन वॉच फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग, पस एंड पेन। उसके बाद फिर आपने साइंस देखने हैं कि इन्फेक्शन के, अगर वहाँ पे रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, पस बन रही है या दर्द है बहुत ज़्यादा, तो आपने फ़ौरन ही डॉक्टर से रुजू करना है। सो एट द एंड बात यही है कि आपने अपने तौर पर फ़र्स्ट एड देना है एंड देन उसके बाद आपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है, क्योंकि फ़ाइनल ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर ही करते हैं। तो ये था कि कोई ज़ख़म है, आपने उसको साफ़ कैसे करना है एंड देन उसकी ड्रेसिंग कैसे रखनी है। अब हम बात करते हैं बर्न्स मैनेजमेंट की, कि बर्न को आपने सिर्फ ट्रीट नहीं करना बल्कि उसको साफ़ रखना है। जब तक वो साफ़ नहीं होगा तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकती है। जो मोस्टली कॉमनली जो जर्म्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो ये हैं स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सूडोमोनास। तो इन जर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए, इनको रोकने के लिए ये कुछ क्रीम्स यहाँ पे मेंशन हैं। नंबर 1 सिल्वर सल्फाडाइजिन, जो कि बहुत ही कॉमन क्रीम है जो घर और हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है। सो ये बेसिकली स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों जर्म्स को प्रिवेंट करती है और ऐसी जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ आपके छाले बन जाए। अगर जली हुई जगह पर ब्लिस्टर्स बन गए हैं, छाले बन गए, तो आप ये क्रीम इस्तेमाल करेंगे। ये 2nd डिग्री बर्न के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी बर्न्स के 3 डिग्रीज़ होती हैं। 1st डिग्री ये कि आपकी स्किन जली और रेडनेस हुई और आपको दर्द महसूस हो रहा है। 2nd डिग्री के वहाँ पे छाले बन गए हैं एंड देन 3rd डिग्री के वहाँ पे ना छाले बने हैं और ना ही आपको दर्द हो रहा है। यहाँ पर ये होता है कि नमनेस हो जाती है, बिल्कुल सुन्न हो जाती है वो जगह, क्योंकि अंदर से नर्व डैमेज हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपकी स्किन जले वहाँ पर छाले बने, ये डिपेंड करता है डिग्री पर। तो जो सिल्वर सल्फाडाइजिन है ये आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब 2nd डिग्री बर्न है, जब छाले बने हैं। देन पोलीफेक्स क्रीम एंड ऑइंटमेंट, ये बेसिकली फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फेस की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो पोलीफेक्स सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है फेस की स्किन के लिए। तो फेस अगर आपका जल गया है कहीं से भी, सो आपने पोलीफेक्स क्रीम का इस्तेमाल करना है। देन म्यूपेरोसिन बेसिकली तब इस्तेमाल की जाती है जब आपके उस जली हुई जगह पर येलो कलर की पस बन जाए। अगर पस बन गया तो आप म्यूपेरोसिन यूज़ करेंगे। देन है, अगर पस जो बर्न है वो बड़ा एरिया कवर कर रहा है और पेशेंट को फीवर भी हो गया है, तो वहाँ पे आप सिर्फ क्रीम नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि डॉक्टर्स एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी रेकमेंड करते हैं, जैसे कि कोएमॉक्सिक्लाव है। ये स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस दोनों जर्म्स को प्रिवेंट करता है। उन दोनों की वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन क्लॉक्सिसिलिन है, ये भी स्टेफिलोकोकस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद हम देखते हैं फेंटिंग रिकग्निशन, कि अगर कोई बेहोश हो जाए तो आपने उसको रिकग्नाइज़ कैसे करना है, उसको फ़ौरन केयर कैसे देनी है। नंबर 1 सडन ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है और कॉन्शियस नहीं है पेशेंट। पेल कोल्ड और स्वेटी स्किन जो है वो येलो हो गई है, ठंडी पड़ गई है और पसीना बहुत आ रहा है। देन वीक पल्स, डिजीनेस और ब्लड विजन, कि आपने पल्स चेक की तो वीक पल्स है, नींद बेहोशी की हालत में और उसको साफ नज़र नहीं आ रहा। देन मे सडनली फॉल टू द ग्राउंड, अब वो शख्स ज़मीन पर गिर गया है। तो ये कुछ साइंस हैं बेहोशी के। देन हम देखते हैं इसकी केयर। सबसे पहले आपने करना है उस पर्सन को फ्लोर के ऊपर बिल्कुल सीधे पोस्चर के साथ, बैक के साथ लिटा देना है, ठीक है। एंड देन एलिवेट देयर लेग्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। फिर आपने उसकी टांगों को 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर को उठाना है, एलिवेट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके ब्रेन के पास जो है वो ब्लड सप्लाई जाएगी और सिग्नल्स जाएंगे। देन लूजन टाइट क्लॉथिंग स्पेशली अराउंड नेक और वेस्ट। अगर उन्होंने बेल्ट लगाया है तो आपने वो खोलना है, कोई भी टाइट ड्रेसिंग की है तो आपने उसको फ़ौरन ही लूज़ करना है। देन इंश्योर फ्रेश एयर एंड कंफर्ट, फिर आपने ताज़ा हवा को चेक करना है कि उस शख्स को ताज़ा हवा मिले और वो कंफर्ट हो। देन इफ़ दे डोंट रिकवर क्विकली सीक द इमरजेंसी हेल्प, एंड एट द एंड आपने इमरजेंसी हेल्प को कॉल करनी है।
एम्बुलेंस को कॉल करनी है या डॉक्टर को कॉल करनी है। तो सबसे पहले आपने उस शख्स को ज़मीन पर लिटाना है बिल्कुल सीधा। उसके बाद आपने उनकी लेग्स को एलिवेट करना है 45 डिग्री के एंगल पे। देन आपने अगर उन्होंने कोई टाइट ड्रेसिंग की है तो आपने उसको लूज़ कर देना है। फिर आपने फ्रेश एयर को इंश्योर करना है और उसके बाद एट द एंड आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है। अब हम देखते हैं चॉकिंग रिकग्निशन। चॉकिंग बेसिकली गले में कुछ अटक जाए जिससे सांस आना बंद हो जाए या बोलने में तकलीफ़ हो रही हो। सो इसमें रिकग्नाइज़ आपने कैसे करना है कि उस आपके साथ बैठे शख्स को चॉकिंग हो गई है। इनएबिलिटी टू स्पीक, कफ और ब्रीथ, यानी कि उसको बोलने में मुश्किल पेश आ रही है, वो खांस नहीं पा रहा सही से और सांस नहीं ले पा रहा। देन क्लचिंग द थ्रोट, यूनिवर्सल साइन फॉर द चॉकिंग, कि वो अपना गला यूँ पकड़ रहा है। अब ये एक यूनिवर्सल साइन है, अगर आप गले में फ़ौरन कुछ महसूस करेंगे तो आप फ़ौरन से अपना गला पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन है। देन ब्लू लिप्स और नेल्स, साइनोसिस, कि उसके होंठ जो हैं वो नीले हो रहे हैं, ठीक है, और जो नाखून हैं वो भी नीले हो रहे हैं। देन साइलेंट कफिंग और हाई पिच्ड विजिंग, कि उनकी आवाज़ जो है वो अजीब सी निकल रही है और वो खांसी करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो ये कुछ साइंस हैं चॉकिंग की। अब हम इसका फर्स्ट एड प्रोसीजर देखते हैं जिसका नाम है हिमलिक मैन्योवर, कि कोई ऑब्जेक्ट अंदर चला गया है तो आपने उसको निकालना कैसे है। नंबर 1, आस्क द पर्सन आर यू चॉकिंग, आपने उससे पूछना है आर यू चॉकिंग, आपको चॉकिंग हो गई है, हाउ आर यू, या कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे कि अगर वो आपको सही से रिस्पॉन्स कर रहा है तो इट मीन्स कि वो कॉन्शियस है, वरना वो अनकॉन्शियस हो गया और कंडीशन ज़्यादा स्वेयर है। नाउ इफ़ दे नोड येस, स्टैंड बिहाइंड देम, आपने उनसे पूछा आर यू चॉकिंग, उन्होंने कहा येस, तो अब आपने उनके पीछे खड़े हो जाना है। रैप द आर्म्स अराउंड द वेस्ट, उनकी वेस्ट के अराउंड आपने यू आर्म्स को रैप किया एंड देन अपने एक हाथ के साथ फिस्ट बनाई, दूसरे हाथ के साथ उस फिस्ट को रैप किया एंड देन आपने अपवर्ड और इनवर्ड थ्रस्ट देने हैं, जिससे क्या होगा कि गले में कुछ है तो वो फ़ौरन बाहर निकल आएगा। अब ये जो प्रोसीजर है ये एडल्ट्स के लिए। अब इन्फेंट्स के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है कि वहाँ पे आप इस तरह से नहीं दे सकते, वहाँ पे आपने अपने हाथों के साथ नहीं बल्कि फिंगर्स के साथ चेस्ट के ऊपर देना है, वरना रिब्स टूटने का भी ख़तरा होता है। तो आपने सॉफ्टली जेंटली उनको देना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अंदर से बाहर निकल आए। अब एडल्ट्स में ये है कि अगर आपको गले में कुछ आपने अंदर तक देखा और आपको नज़र आ रहा है तो आपने अपने हाथ से ही वो चीज़ निकाल लेनी है, लेकिन इन्फेंट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आपने हाथ अंदर नहीं डालना बच्चे के मुंह में। वहाँ पे आपने इसी तरह से बैक ब्लोज देने हैं पहले 5 एंड देन 5 चेस्ट थ्रस्ट देने हैं। बैक ब्लोज उस बच्चे को बिल्कुल उल्टा लिटाकर आपने उसकी कमर बैक के ऊपर देने हैं एंड देन उसको सीधा करके फिर आपने चेस्ट थ्रस्ट देने हैं। देन कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिसलॉज्ड क्विकली, अगर तब भी वो ऑब्जेक्ट नहीं निकला और वो पर्सन स्टिल इन चॉकिंग कंडीशन, देन आपने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करनी है। तो ये था हमारा चॉकिंग के बारे में कुछ। इसमें कुछ आगे कंडीशंस है, लाइक एक प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे देना है, उसमें भी आप लाइक वेस्ट से नहीं दे सकते हैं, तो आपने उसको भी चेस्ट के से वो फिस्ट बना के एंड देन आपने वो हिमलिक मैन्योवर देना है। देन चाइल्ड्स में डिफरेंट है और फिर इन्फेंट्स और बेबी में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है कि आपने पहले 5 बैक ब्लोज देने उल्टा लेटाकर अपने बिल्कुल 4 आर्म के ऊपर एंड देन आपने 5 चेस्ट थ्रस्ट देने हैं। उसके बाद अब इस सब का जो एक निचोड़ है वो हमारे ये कुछ टिप्स हैं हर सिचुएशन में जिनको फॉलो करना, जिन पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक प्रॉपर फर्स्ट एड देकर पेशेंट को रेस्क्यू कर सकते हैं। नंबर 1, स्टे काम एंड एक्ट फर्स्ट, आपने काम रहना है, पैनिक नहीं करना। अगर आप ख़ुद पैनिक करेंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, घबराएंगे, तो पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा बिगड़ सकती है। वो ख़ुद भी पैनिक करेगा कि शायद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आपने उसको भी सुकून में रखना है और ख़ुद भी सुकून से रहना है। देन कीप अ वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट, आपके साथ हर वक्त मौजूद होनी चाहिए फ़र्स्ट एड किट, ताकि कहीं पे भी आप किसी को फ़र्स्ट एड दे सकें। देन टेक अ सर्टिफाइड फर्स्ट एड कोर्स, आपने किसी भी लाइक पाकिस्तान इमरजेंसी सर्विसेज हैं, रेस्क्यू 1122 है, या फिर हमारे इस प्रोग्राम से आपने इस कोर्स को प्रॉपरली करना है। पहले ऑनलाइन सेशंस लेने हैं, देन फिज़िकल ट्रेनिंग लेनी है,
ताकि जब तक आप फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं लेंगे, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज मिलकर ही आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, जिससे आप एक रियल लाइफ इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। देन बी प्रिपेयर्ड, आपने तैयार रहना है। योर एक्शंस कैन सेव लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, योर एक्शंस कैन सेव लाइव्स। आपकी छोटी सी मदद, आपका थोड़ा सा नॉलेज, आपकी फ़र्स्ट एड स्किल्स किसी की जान बचा सकती हैं। तो इसलिए हर वक्त तैयार रहें, हर क्रिटिकल सिचुएशन के लिए ख़ुद को तैयार रखें, ख़ुद को काम रखें, फ़र्स्ट एड किट अपने साथ रखें। और इंशाल्लाह हम अपने फर्दर सेशंस के अंदर कुछ और सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे, कुछ और सिनेरियोज़ को देखेंगे। एंड आई होप कि आपको इसमें समझ आया हो। इंशाल्लाह इसमें आपको ऑनलाइन सेशंस के थ्रू बहुत अच्छी समझ आएगी एंड देन फिज़िकल सेशंस में आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख लेंगे। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम अपनी नेक्स्ट सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।